हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। देखिए वेक्टर में हम दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्केलर्स पर। देखिए स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए केवल सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। तो इनको कहते हैं स्केलर्स। ठीक है, तो स्केलर्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन एंड फॉलो simple rule of algebra for addition and subtraction। और इसके एग्जाम्पल है जैसे मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, वर्क, है ना, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन सबको हम लोग कहते हैं स्केलर्स। ठीक, क्लियर होगा बेटा। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों होते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉलो द रूल ऑफ ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ठीक, कॉल्ड वेक्टर। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक, टॉर्क। ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है और वो वेक्टर रूल को फॉलो करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो उन सबको कहते हैं हम लोग वेक्टर्स। ठीक है, तो ये थी दो क्वांटिटीज, स्केलर्स और वेक्टर। अब देखिए किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि उसको बोल्ड लेटर से ऐसे मोटा मोटा बना दिया जाए। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है, ऐसे एस लिख करके उसके ऊपर एरो लगा दिया जाए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं, उसमें एक एरो बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो एंड है वो इसका टेल कहलाता है और ये वाला एंड उसका हेड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम वेक्टर एस इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना बेटा क्लियर हुआ सबको? ओके ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता है। सपोज दैट ये एक्स वाई एक्सिस है, तो यहां पर कोई पॉइंट है P, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करें, जैसे सपोज दैट एक लाइन बना करके और ऐसे एरो बना दें, तो ये जो वेक्टर OP है, ये वेक्टर OP इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। OP विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस P पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम कोई नाम ऐसे R भी दे दे तो R भी इस पोजीशन P की पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, इसी को हम वेक्टर R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
सपोज दैट ये एक्स वाई एक्सिस है और इसमें एक पार्टिकल किसी ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो सपोज दैट वो कई रास्तों से होकर के जा सकता है, जैसे मान लीजिए इस रास्ते से होकर जाता है ना, ये उसका पाथ 1 कहलाएगा। मान लीजिए इधर कहीं से होकर के जाता है तो ये उसका पाथ 2 कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे किसी पाथ पर होकर के चला जाता है डायरेक्ट, तो ये पाथ 3 कहलाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो ये जो ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट है फाइनल वाला पॉइंट, इसको अगर हम डायरेक्ट मिला दें तो डायरेक्ट मिलाने पर जो हमें वेक्टर मिलेगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिलाने पर। तो यहां पर जो वेक्टर ए बी होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स के हमें पोजीशन वेक्टर पता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे सपोज दैट ये इनिशियल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर आई के इक्वल है और ये फाइनल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर एफ के इक्वल है, तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल इक्वल टू होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के इक्वल। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। देखिए कोई भी वेक्टर जैसे दे रखा है हम लोगों को, सपोज दैट वेक्टर ए, और इसमें किसी रियल नंबर n से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा n टाइम्स वेक्टर ए में, ठीक है, ये बन जाएगा n टाइम्स वेक्टर ए। अब देखिए n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो उस तरीके से अब जो नया वेक्टर है वो भी पहले वाले वेक्टर का पॉजिटिव वेक्टर होगा या नेगेटिव वेक्टर होगा या जीरो वेक्टर भी हो जाएगा। तो इसके 3 केस बनते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे केस 1 में सपोज दैट इफ n ग्रेटर देन 0, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखिए सपोज दैट जो वेक्टर a है अगर वो ये है इस डायरेक्शन में, तो जो n टाइम्स वेक्टर a होगा वो इसी वेक्टर का n टाइम्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू अगर हम 2 मान ले तो ये जो वेक्टर नया वाला वेक्टर है वो 2 टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा, यानी पहले वाले वेक्टर का डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले वाले वेक्टर की है। आ रही बात समझ में? सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यानी कि सेकंड पर आते हैं, इफ n इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर n नेगेटिव है तो सपोज दैट जैसे वेक्टर a ये है इस डायरेक्शन में, तो जो दूसरा वेक्टर होगा n टाइम्स वेक्टर a वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नया वेक्टर बन जाएगा और उसकी वैल्यू भी जो पहला वाला वेक्टर है उसके n टाइम्स होगी। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया कि n की वैल्यू अगर 2 हो तो यहां पर ये n -2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये -2a हो जाएगा, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पहले वाले वेक्टर का डबल हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ डबल होगी लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर जो नया वेक्टर होगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, n टाइम्स वेक्टर a विल बी 0 वेक्टर, ठीक है। तो 0 वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्रेरी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बात समझ आई? ठीक, ओके ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ और भी वेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो पहले वाले वेक्टर की होती है, जिसका ये यूनिट वेक्टर होता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, इसको n कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n कैप जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है दैट वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से मॉड वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी। ठीक, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। क्लियर बेटा? तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में होता है आई कैप, वाई एक्सिस में होता है जे कैप, जेड एक्सिस में होता है के कैप। तो आई, जे, के ये जो है ना वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और उसी डायरेक्शन में ये है वेक्टर बी। ठीक, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, तो वेक्टर ए की वैल्यू पैरेलल टू वेक्टर बी के इक्वल होगी। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए दोनों के जो यूनिट वेक्टर है उनमें क्या रिलेशन होगा, ए कैप विल बी इक्वल टू बी कैप। इनके यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे क्योंकि डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, और वेक्टर बी की वैल्यू n टाइम्स वेक्टर ए के इक्वल होगी जहां n की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक, इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और इसके अपोजिट में ये वेक्टर बी। ठीक, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, है ना, एक उधर की तरफ है एक इधर की तरफ है। तो ए जो होगा वो होगा एंटी पैरेलल ऑफ वेक्टर बी। इनके यूनिट वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो ए कैप की वैल्यू माइनस बी कैप के इक्वल होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और वेक्टर बी n टाइम्स वेक्टर ए के इक्वल होगा और यहां पर n की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स ये पैरेलल वेक्टर से मिलता जुलता है, बस एक कंडीशन इसमें और बढ़ जाती है, इनकी डायरेक्शंस तो सेम होती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इसका मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन भी होगी और सेम मैग्नीट्यूड भी होगा तो वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए है और उसी डायरेक्शन में ये है वेक्टर बी। ठीक है, तो दोनों वेक्टर की देखो लेंथ भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, इनके बीच में एंगल 0 होगा। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी दोनों की सेम और एंगल भी दोनों का सेम। ठीक है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम। ठीक,
यूनिट वेक्टर के बारे में a कैप विल बी इक्वल टू b कैप, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, डायरेक्शन भी दोनों की सेम होगी, ठीक है। और वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 7, दैट इज नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स, देखिए ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो कहलाएंगे नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और इसी के जस्ट अपोजिट में इधर की डायरेक्शन में ये है वेक्टर बी, इसमें थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में 180 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यूनिट वेक्टर की बात करें तो ए कैप विल बी इक्वल टू माइनस बी कैप के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे यहां तक नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। ओके बेटा, इतना समझ आया? बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। एक ही प्लेन में लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब कहलाएंगे कोप्लेनर, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, ये सी वेक्टर है। देखिए तीनों के तीनों किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर होंगे वो बेटा हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इनको मिला करके एक प्लेन बन जाएगा ऐसे, ठीक। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों को मिला करके एक प्लेन बन जाएगा। तो कभी भी दो वेक्टर्स होंगे तो हम कहेंगे वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं टू वेक्टर्स विल ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही प्लेन में लाई करने वाले कम से कम कितने वेक्टर हो कि उनका रिजल्टेंट 0 बन सके, तो कम से कम 3 वेक्टर होने चाहिए बेटा जिनसे उनका रिजल्टेंट 0 बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये दो वेक्टर है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट बनेगा, इधर बीच से होकर के जाएगा इनके, और इतने ही मैग्नीट्यूड का अगर तीसरा वेक्टर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो नेट रिजल्टेंट 0 बन जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट, ठीक। कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में ना लाई करें वो कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर, ठीक है। वेक्टर्स नॉट लाइज इन सेम प्लेन कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे सपोज दैट ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो ये सी, वो प्लेन से बाहर, तो ये तीनों कैसे हो गए? नॉन कोप्लेनर हो गए, ठीक। और नॉन कोप्लेनर वेक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम कितने वेक्टर्स 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, तो इसमें कम से कम बेटा 4 होने चाहिए जिनका रिजल्टेंट हम 0 बना सकते हैं। जैसे देखिए कोई दो वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो तीसरा वेक्टर उससे डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो देखो ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उनका एक रिजल्टेंट बनेगा जो उसी प्लेन में लाई करेगा, और तीसरा वाला वेक्टर उनसे अलग है, ठीक है। तो ये तीसरे वाले वेक्टर का और ये इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया है उनका फिर एक फाइनल रिजल्टेंट बनेगा इससे मिलकर के, ठीक। तो ये जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा
इस रिजल्टेंट के इक्वल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जब हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब इन चारों का रिजल्टेंट 0 बन पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन कोप्लेनरिटी की कंडीशन में मिनिमम 4 वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट। ठीक, कम से कम 4 वेक्टर होने चाहिए जिनसे इनका रिजल्टेंट 0 मिल पाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है वो मिनिमम एंगल होता है जो उनके हेड टू हेड के बीच में या फिर टेल टू टेल के बीच में मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं मिनिमम एंगल बिटवीन हेड टू हेड और टेल टू टेल is called angle between vectors। ठीक, हेड टू हेड का मतलब कि जैसे ये दो वेक्टर हैं, उनके हेड आपस में जुड़ रहे हैं तो ये मिनिमम वाला एंगल। ठीक, इधर वाला मैक्सिमम एंगल होगा, इधर का मिनिमम एंगल। और अगर दो वेक्टर हैं, सपोज दैट ये और एक वेक्टर ये, तो इन दोनों के बीच ये जो थीटा बनेगा टेल टू टेल के बीच का एंगल, इसको भी हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कोई भी जो वेक्टर होता है, अगर इस वेक्टर को हम शिफ्ट करें, ऐसे ही करके शिफ्ट करें, जैसे सपोज दैट इसको यहां ले आए ऐसे, या फिर इस तरीके से इसको शिफ्ट कर दें, या इधर की तरफ इसको शिफ्ट कर दें। ठीक है, सपोज दैट अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर ए को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें या इधर शिफ्ट कर दें या इधर शिफ्ट कर दें, है ना, उसी कंडीशन में रखें तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, so vector not change। ठीक, ये वेक्टर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी वेक्टर को हम किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये इसके इस टेल पॉइंट के अबाउट इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, ठीक, इस तरीके से, या फिर इस कंडीशन में ले आए, ठीक, या इस कंडीशन में ले जाएं, है ना, इसको रोटेट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर कुछ और वेक्टर होगा, इसको हम वेक्टर ए डैश वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये डबल ए डैश वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको ए ट्रिपल डैश वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, तो रोटेट करने पर किसी भी पॉइंट के अबाउट वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसको पैरेलल में अगर हम शिफ्ट करें कहीं भी तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, देखिए 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं और स्क्रीन को पॉज करके आपको इन्हें सॉल्व करना है और बताना है कि हर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। क्लियर? ओके, आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पर। देखिए, एक वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है। ठीक है, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। हमको चाहिए हेड टू हेड या टेल टू टेल के बीच का एंगल। देखिए, इस वेक्टर ए को अगर हम आगे शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो इसकी टेल देखिए यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली टेल यहाँ आ जाएगी, ये आ गया वेक्टर ए। ठीक, अब ये भी टेल यहाँ पर है और इसकी भी टेल यहाँ पर है, तो टेल टू टेल के बीच का ये होगा मिनिमम वाला एंगल, है ना, थीटा। यही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ध्यान से देखिए, ये 120 डिग्री है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो 180 में 120 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? सॉल्यूशन सेकंड पर आते हैं। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें कौन सा एंगल चाहिए? टेल टू टेल के बीच का, ये वाला एंगल। तो ये 30 हो गया, ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो 30 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा? 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री, जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। नेक्स्ट पर आते हैं सॉल्यूशन थर्ड पर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे दे रखा है वेक्टर बी और वेक्टर ए ये दे रखा है और इनके बीच का एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें चाहिए टेल टू टेल या हेड टू हेड के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इस वेक्टर ए को हम इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, है ना, ध्यान से देखिए, इसको शिफ्ट कर दें अगर हम इधर की तरफ, ये हुआ वेक्टर ए, तो इसकी टेल यहां पर आ जाएगी। अब दोनों की टेल एक जगह हो गई,
तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल होगा वो मिनिमम वाला एंगल होगा। तो देखिए पूरा 180 डिग्री होता है, 60 चला गया तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।